हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आज़ादी सैट, ऑप्शन बी है भारत सैट, ऑप्शन सी है IND सैट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आज़ादी सैट। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आज़ादी सैट। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसरो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने के लिए तैयार है। यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का कमर्शियल रॉकेट है, वाणिज्यिक रॉकेट है। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SSLV। रॉकेट में भारतीय तिरंगा भी होगा, जिसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए अंतरिक्ष में फहराया जाएगा। SSLV EOS-02 एक स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और क्यूबसैट आज़ादी सैट को ले जाएगा, जिसे ग्रामीण भारत के 75 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों द्वारा विकसित किया गया था। और यह उपग्रह राष्ट्रगान के साथ एक विशेष अंतरिक्ष गीत लेकर जाएगा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आज़ादी सैट। इसे कौन सा रॉकेट ले जाएगा, कौन सा व्हीकल ले जाएगा? तो उसका नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। और रॉकेट में भारतीय तिरंगा भी होगा, जिसे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए अंतरिक्ष में फहराया जाएगा। और इसके साथ ही जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है SSLV, यह EOS-02 एक स्वदेशी रूप से विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और आज़ादी सैट ले जाएगा, जिसे ग्रामीण भारत के 75 स्कूलों में 750 स्कूली लड़कियों द्वारा विकसित किया गया था। उपग्रह राष्ट्रगान के साथ एक विशेष अंतरिक्ष गीत लेकर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी है 5.4%, ऑप्शन सी है 6.4%, ऑप्शन डी है 5.8%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 5.4%। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5.4%। अच्छा, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति होती है MPC, इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के तरफ से और 3 गवर्नमेंट के तरफ से। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 RBI के तरफ से और 3 गवर्नमेंट के तरफ से। और RBI के चेयरमैन कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आते हैं। ताइवान के आसपास किस देश ने अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट आते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नीति आयोग के CEO, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय वित्त मंत्री। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री करते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। और मेंबर कौन होते हैं गवर्निंग काउंसिल में? तो एक तो प्रधानमंत्री हो गए, इसके बाद आपका होता है
वो क्या सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सीएम ऑफ ऑल स्टेट। फिर वैसा केंद्र शासित प्रदेश यूटी जहाँ पे क्या हो, विधानसभा हो, वहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। फिर यूनियन टेरिटरी के केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। फिर होते हैं वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फिर फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग और स्पेशल इन्वाइटीज, ये सब गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉयट इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है, और क्यों किया है? तो इसे राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, MyGov प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने कितने साल पूरे किए? आपके पास ऑप्शन है 10 साल, ऑप्शन बी है 8 साल, ऑप्शन सी है 9 साल, ऑप्शन डी है 5 साल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 8 साल। MyGov प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने 8 साल पूरे किए। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 30 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में MyGov के 8 वर्ष मनाने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुभारंभ किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। और इसके साथ ही रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी ही है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ से आपको याद क्या रखना है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर यूथ 2022 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसे इंटेल इंडिया के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा बनाया गया है। MyGov भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नागरिक जुड़ाव मंच है। इसे 26 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, MyGov प्लेटफॉर्म को लॉन्च कब किया गया था? तो 26 जुलाई 2014 को। इसे 3 पिलर पर डेवलप किया गया है, 3 स्तंभों पर: करो, डू, डिस्कस, चर्चा, और प्रसार, डिसेमिनेट के आधार पर विकसित किया गया है। तो यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले तो MyGov प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपने कितने साल पूरे किए? 8 साल। इसका शुभारंभ किसने किया 8 वर्ष पूरा होने का? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। इसके साथ ही रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ 2022 किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। इसे इंटेल इंडिया के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा बनाया गया है। और MyGov प्लेटफॉर्म को भारत सरकार द्वारा शुरू कब किया गया था? तो 26 जुलाई 2014 को। और यह 3 स्तंभों पर, 3 पिलर पर डेवलप किया गया है: डू, डिस्कस एंड डिसेमिनेट। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र का अनावरण किया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि असम के सीएम कौन है। नेक्स्ट आते हैं, IOCL ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल,
ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। IOCL ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, ऑप्शन डी है NTPC। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। NTCA ने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए IOC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इंडियन ऑयल NTCA समझौता ज्ञापन भारत और नामीबिया के बीच वन्यजीव संरक्षण और टिकाऊ जैव विविधता उपयोग के लिए भारत में ऐतिहासिक सीमा में चीता को फिर से स्थापित करने के लिए किए गए समझौता ज्ञापन के साथ जारी है। इंडियन ऑयल CSR के तहत प्रोजेक्ट चीता का समर्थन करने के लिए आगे आने वाला पहला कॉरपोरेट बन गया है। आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले NTCA ने प्रोजेक्ट चीता के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। और ये चीता कौन से कंट्री से आ रहा है? तो नामीबिया से आ रहा है। और ये कौन से स्टेट में आएगा? तो मध्य प्रदेश में। और जो इंडियन ऑयल है CSR के तहत प्रोजेक्ट चीता का समर्थन करने के लिए आगे आने वाला पहला कॉरपोरेट बन गया है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को जोड़ा गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 11, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9। वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 9। अब डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को सूची में 98वें स्थान पर रखा गया है। तो LIC का पोजीशन क्या है? 98। मई 2022 में भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने के बाद LIC को पहली बार सूची में जोड़ा गया है। और LIC का स्थान क्या है? तो 98 या 98 पोजीशन पे है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL को 104वें स्थान पे रखा गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL कौन से स्थान पे है? तो 142वें स्थान पे है। और ONGC कौन से स्थान पे है? 190वें स्थान पे है। भारतीय स्टेट बैंक कौन से स्थान पे है? तो 236 पे है। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL कौन से स्थान पे है? तो BPCL का स्थान है 295। और टॉप पे कौन है? तो अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी जो है लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पे है। और इसके अलावा जो भारत की कंपनी है, टोटल 9 है, 6 हो गया। 3 जो और कंपनी है, एक है टाटा मोटर्स कौन से स्थान पे है? 370 पे। टाटा स्टील का स्थान है 435। और एक है राजेश एक्सपोर्ट, इसका स्थान है 437। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले वर्ष 2022 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 9 भारतीय सार्वजनिक और निजी कंपनियों को जोड़ा गया है। LIC का स्थान है 98। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्थान है 104। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का स्थान है 142। ONGC का स्थान है 190। भारतीय स्टेट का स्थान है 236। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्थान है 295। टाटा मोटर्स का स्थान है 370। टाटा स्टील का स्थान है 435।
और राजेश एक्सपोर्ट का स्थान है 437 और टॉप पे कौन है, अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट। नेक्स्ट आते हैं डोनी पोलो एयरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो खबरों में रहा किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने अपने तीसरे हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया है जो ईटानगर में निर्माणाधीन है। यह राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद राज्य में तीसरा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है, तो 3 है। एक तो आपका हो गया डोनी पोलो एयरपोर्ट, दूसरा हो गया पासीघाट एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है और तेजू हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आते हैं सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल कॉमन पोर्टल का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रीय पोर्टल, ऑप्शन बी है भारत पोर्टल, ऑप्शन सी है पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पोर्टल। सभी आधिकारिक पुरस्कारों की सिफारिशों और नामांकन के लिए सामान्य पोर्टल का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पोर्टल। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस जयशंकर रेड्डी, ऑप्शन बी है जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन डी है नवीन पटनायक। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो जगदीप धनखड़ को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति में वोट कौन करता है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर, टोटल मेंबर इलेक्टेड भी करते हैं और नॉमिनेटेड भी करते हैं, लेकिन केवल उपराष्ट्रपति के केस में, और राष्ट्रपति के केस में केवल इलेक्टेड मेंबर करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। अच्छा, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है कौन से आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझा करने और सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है नासा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसरो। भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर डेटा साझा करने और सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसरो। अच्छा, इसरो के चेयरपर्सन कौन है, एस सोमनाथ। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यह कदम भारत की रक्षा को सैटेलाइट डेटा पुनः प्राप्ति और अनुप्रयोगों में तेजी से विकास के अनुरूप बनाए रखने में मदद करेगा और सहयोग को मजबूत करेगा। और यह जो समझौता है MOU है, इज द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट MOU साइंड इन 2017। इससे पहले 2017 में हुआ था, तो ये जो समझौता अभी हुआ है उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आते हैं भारत की केंद्र सरकार ने देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2040 तक, ऑप्शन बी है 2026 तक, ऑप्शन सी है 2023 तक, ऑप्शन डी है 2024 तक। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023 तक। भारत की केंद्र सरकार ने देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2023 तक। नेक्स्ट आते हैं किस मंत्रालय ने बढ़े चलो कैंपेनिंग शुरू किया है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बढ़े चलो कैंपेनिंग किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय ने। संस्कृति मंत्रालय ने भारत के युवाओं से जुड़ने और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना पैदा करने के उद्देश्य से बढ़े चलो कैंपेनिंग शुरू की है। नेक्स्ट आते हैं, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेखा भारती, ऑप्शन बी है माधवी पुरी बुच, ऑप्शन सी है सोनाली सिंह, ऑप्शन डी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। अतः माधवी पुरी बुच कौन है? तो सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। अच्छा, सोनाली सिंह कौन है? तो लेखा महानियंत्रक है, CGA। लेखा महानियंत्रक कौन है? तो उनका नाम है सोनाली सिंह। माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है और CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नेक्स्ट आते हैं, भारत ने 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल पूरे कर लिए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 70 साल, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 75। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 80 साल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। तो 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन के कितने साल पूरे हो गए? 80 साल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय नौसेना ने, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना ने, ऑप्शन सी है भारतीय सेना ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय सेना ने। किसने हाल ही में अपनी अंतरिक्ष डोमेन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय सेना ने। अब इसे डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। स्काई लाइट अभ्यास का उद्देश्य उपग्रह संचार परिसंपत्तियों सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसेट की परिचालन तत्परता का परीक्षण करना और इन परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण देना था। स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज अखिल भारतीय अभ्यास था जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह शामिल थे। इसने भारत की उत्तरी सीमाओं के ऊंचे इलाकों को भी कवर किया, जहां भारतीय सेना ने 25 से 29 जुलाई 2022 तक सभी उपग्रह संचार संपत्तियों को सक्रिय कर दिया था। तो किसने किया है? स्काई लाइट मेगा एक्सरसाइज का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना या इंडियन आर्मी ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 अगस्त, ऑप्शन बी है 8 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 अगस्त, ऑप्शन डी है 10 अगस्त। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 7 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 7 अगस्त को। अच्छा, पहली बार नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया था? तो 7 अगस्त 2015 को। कहाँ पे? चेन्नई में। तो ये तो था हमारा 7 से 9 अगस्त 2022 का करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।